हाँ। ओके। सो चैप्टर का नाम क्या है? अपना थर्ड चैप्टर है जियोग्राफी का, वाटर रिसोर्सेज। और इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है बेसिकली? तो जल संसाधन के बारे में हमें पढ़ना है। जल संसाधन जो कि एक बहुत कीमती संसाधन है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ना वाटर का, तो हमें पता है कि भैया पृथ्वी का 3/4 हिस्सा किससे ढका है? पानी से ढका है। 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर। और पानी ना, अगर आप बात करते हैं तो एक कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स होने का मतलब है कि पानी अगर कम होता है तो वो जल्दी जल्दी ही क्या हो जाएगा? रिप्लेनिश भी हो जाएगा। रिन्यू या रिप्लेनिश होने में पानी को ज्यादा टाइम कुल मिला के नहीं लगता है। ठीक है। और पानी कौन से साइकिल है जिसके माध्यम से रिप्लेनिश होता है? तो ग्लोबल वाटर साइकिल के माध्यम से। कौन सा साइकिल के माध्यम से? ग्लोबल वाटर साइकिल के माध्यम से। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं सारी चीजें क्या होती हैं। देखो, पहले सूरज, यानी जो हमारा सन है, उसके हीट एनर्जी के कारण से, उसके हीट एनर्जी के कारण से अर्थ पे मौजूद जो वाटर है, वो क्या होता है? वो वाष्प में बदलता है। वो इवापोरेट होता है। वो क्या होता है? इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने के बाद वो क्या बन जाता है बाबू? क्लाउड्स। क्या बन जाता है? क्लाउड्स। क्या बन जाता है? क्लाउड्स। तो जो ये क्लाउड्स बन रहा है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाएंगे? कंडेंसेशन। क्या बुलाएंगे? कंडेंसेशन। ठीक है। अब ये क्लाउड्स बनने के बाद वापस से पृथ्वी पे आएगा नहीं आएगा? अब देखो, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थ के एक्शंस के कारण से बने जो बादल हैं, ये वापस से पृथ्वी की ओर क्या होंगे? आएंगे। वो जो आएंगे ना, तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्नो आएंगे, और आइदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर आएंगे। या तो पानी के फॉर्म में आएंगे, यानी तो स्नो के फॉर्म में आएंगे, है ना? तो स्नो के फॉर्म में आएंगे तो माउंटेन्स पे आएंगे। वाटर के फॉर्म में आएंगे तो नदियों में आएंगे। कहने का मतलब है, किसी भी माध्यम से अगर ये बादल पृथ्वी तक पहुंचता है, पानी बन के या फिर स्नो बन के, बर्फ बन के, तो यही क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। अब जो ये पानी आया है, ये क्या होगा? नदियों में, नालों में, या फिर रेस करके जमीन के अंदर भी जाएगा। सीप सीप करके जमीन के अंदर भी क्या होगा? जाएगा। तो ये हमारा रन ऑफ्स है। ये हमारा क्या है? रन ऑफ्स है। तो एक बात आपको समझ आया? पानी बेसिकली आना शुरू हो रहा है, सॉरी, पानी बेसिकली वाष्प बनना शुरू हुआ, और फिर पानी वापस पृथ्वी पे क्या हो गया? आ गया। तो पानी का ये जो चक्र है, ये चलता रहता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। और ये जो वाटर साइकिल है, ये पानी को कैसा रिसोर्स बना देता है? रिन्यूएबल रिसोर्स बना देता है। कैसा रिसोर्स बना देता है? रिन्यूएबल रिसोर्स बना देता है। तो वाटर इज व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है। वाई? बिकॉज वो रिप्लेनिश हो जाता है। वो क्या हो जाता है? रिप्लेनिश हो जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ आ गया? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली मेक्स वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना बाबू। भारत का अगर आप बात करोगे, तो भारत में बर्फ से ढका हिमालय की पहाड़ियों से लेकर के बहुत दूर दूर तक फैला प्लेन्स नजर आएगा, जिसमें कई सारी नदियां बहती हैं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं कि भारत में पानी के कितने क्या संसाधन हैं, कितना इंपॉर्टेंट है पानी से जुड़ा संसाधन, क्या चुनौतियां आ रही हैं क्योंकि पानी खराब हो रहा है या पानी की कमी हो रही है, तो ये सारी चुनौतियां हैं। और क्या हम भविष्य देख पा रहे हैं इन चीजों में? बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो पहला टॉपिक आपको समझ आया, वाटर एज अ रिसोर्स। आपको समझ आया वाटर एज अ रिसोर्स? व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज वाटर? तो रिन्यूएबल रिसोर्स। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो ये होने वाला है ना, कि ध्यान से समझना, इतना सारा पानी मौजूद है हमारे पास। इतना सारा पानी हमारे पास क्या है बाबू? मौजूद है। बट एक बात समझो, ये जो भी पानी है, ये या तो सरफेस वाटर के रूप में होगा, और या नहीं तो ग्राउंड वाटर के रूप में होगा। पानी किन दो रूपों में पाया जाता है? सरफेस वाटर यानी तो ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर वो वाटर है जो कहाँ पाया जाएगा? सरफेस पर पाया जाएगा। जो कहाँ पाया जाएगा बाबू? सरफेस पर। जैसे रिवर्स में पाया जाने वाला पानी, लेक्स में पाया जाने वाला पानी, रिजर्वायर्स में पाया जाने वाला पानी, ये सारा पानी कैसा वाटर है? सरफेस वाटर है। वेटलैंड्स में पाए जाने वाले ये पर सारा पानी कौन सा वाटर है? सरफेस वाटर है। ये सरफेस वाटर है बिकॉज ये सरफेस पर तैरता है, ये सरफेस पर नजर आता है। ठीक है।
और दूसरा प्रकार का पानी है जो जमीन में रेस करके अंदर चला गया है। तो जो जमीन में रेस करके अंदर चला गया है, दैट इज पहला एक्वीफर्स। वो पहला क्या होगा बाबू? एक्वीफर्स। समझना ध्यान से। अंदर जाने के बाद एक लेयर आता है, जो लेयर होता है इम्परमेबल रॉक्स का। इसका लेयर होता है इम्परमेबल रॉक्स का, यानी उन रॉक्स के अंदर अब पानी जाने लायक नहीं होता है, तो उनके ऊपर ये पानी क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी। और ये पानी को आप फिर क्या करेंगे? निकालेंगे पाइप वगैरह खोद करके, ठीक है। तो यही क्या, ये कौन सा पानी को आप फिर यूटिलाइज कर रहे हैं? एक्वीफर्स के पानी को आप यूटिलाइज कर रहे हैं। कौन से पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं फिर? एक्वीफर्स। समझ आ रहा है बात? अगला, कुआं वगैरह आप जानते हैं, कुआं वगैरह खुदाता है, वहां पे भी पानी निकलता है। तो ग्राउंड वाटर कुआं वगैरह के भी फॉर्म में हो सकता है। स्प्रिंग्स, देखो कई बार होता है कि जमीन के अंदर से पानी अपने आप से आने लग जाता है ऊपर की तरफ, बात समझे, और बहुत बड़ा इलाका में फैल जाता है, तो वो ना स्प्रिंग होता है। वो क्या कहलाता है फिर? स्प्रिंग्स। तो एक बात समझो, जो जमीन के अंदर पानी मौजूद है ये दो रूपों में मौजूद, सॉरी कहने का मतलब है जो पृथ्वी पे पानी है ये दो रूपों में मौजूद है। पहला सरफेस वाटर और दूसरा ग्राउंड वाटर। क्या लगता है तुम्हारे घर में जो पानी आ रहा है, तुम्हारे नल में जो पानी आ रहा है, ये कौन सा पानी है? नदी का पानी है क्या? नहीं। कहाँ से पानी खींचते हो? जमीन के अंदर से। तो हम लोग कौन सा पानी को यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं? ग्राउंड वाटर। हम लोग कौन सा पानी को एक्सप्लॉइट करते हैं? ग्राउंड वाटर। और समस्या यह है कि ग्राउंड वाटर बिल्कुल ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। बात समझे नहीं समझे? ग्राउंड वाटर धीरे धीरे करके, ग्राउंड वाटर का टेबल बिल्कुल नीचे जा रहा है। ग्राउंड वाटर का टेबल बिल्कुल क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। खत्म होने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर का टेबल बहुत क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। पहले मोटर से खिंचा जाता था, अब मोटर से पानी नहीं खिंचा पा रहा है, अब हमने सबमर्सिबल लगाया हुआ है। सबमर्सिबल लगाने के बाद भी आज स्थिति हमें लग रहा है कि भैया अगले 10 साल में सबमर्सिबल्स भी क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो ऐसा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया 2025 जो कि अभी साल आ ही गया है, तो उस साल तक करीबन 2 बिलियन पीपल यानी 200 करोड़ की आबादी, कितने की आबादी? 200 करोड़ की आबादी किसको फेस करेगी? वाटर स्कार्सिटी को फेस करेगी, यानी पानी की कमी को क्या करेगी? फेस करेगी। तो आपको समझ आ रहा है कि कितना ये चिंताजनक विषय है? समझ रहे हैं? ऑल्दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट we use groundwater, and the table of ground, and basically the groundwater table is depleting day by day. Groundwater table is depleting by day by day. According to a prediction, by 2025, like 2 billion people will face absolute water scarcity. 2 billion people will face absolute water scarcity. What does it mean? It means that they will have to face conditions which would be miserable. Life without water is just miserable. It can't be imagined. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गया सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर आपको चीजें? ठीक है। अब ध्यान देना, पृथ्वी पे इतना पानी मौजूद है, 3/4 हिस्सा का पानी है, बट फिर भी अगर हम बोलें कि भैया ऐसा होने वाला है कि 200 करोड़ लोग पानी की कमी को फेस करेंगे, तो आप क्या बोलोगे? कि सर ये तो बहुत घटिया सिचुएशन है, ये तो वाटर स्कार्सिटी का सिचुएशन है। ये कैसा सिचुएशन है? वाटर स्कार्सिटी। देखो जब हम वाटर स्कार्सिटी का बात करते हैं ना, तो दिमाग में आता है राजस्थान। और राजस्थान के वो जगह जहाँ महिलाएं, राजस्थान या फिर वैसे जगह जहाँ एनुअल रेनफॉल काफी कम है, जहाँ पे क्या है, एनुअल रेनफॉल काफी कम है, वो जगह दिमाग में आते हैं जहाँ पे महिलाएं दूर दूर जा रही है मटका लेकर के और पानी भर करके क्या कर रही है? ला रही है, ठीक है। तो ऐसा जगह आता है दिमाग में। बट ठीक है, राजस्थान वगैरह जगह में पानी की कमी है, लेकिन हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज में हम पानी की इस कमी की पढ़ाई ना दो तरीकों से करेंगे। पानी की कमी की पढ़ाई कितने तरीकों से करेंगे? दो। पहला होगा हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। पहला हमारा क्या होगा बाबू? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। दूसरा हमारा क्या होगा? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब है कि हम ना पहले क्वांटिटी के टर्म्स में पढ़ेंगे कि क्या पानी की कमी है क्या नहीं है। बात समझ रहे हैं? और क्वालिटेटिव कहने का मतलब है कि हम पानी की गुणवत्ता को चेक करेंगे कि पानी कहीं बहुत ज्यादा ही क्या नहीं हो गया है, खराब तो नहीं हो गया है, ये चीजें हम देखेंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, पानी है लेकिन पल्यूट हो गया है, तो वो किस में जाएगा? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जाएगा। बात समझ आ रहा है? पानी है ही नहीं, पानी की क्वांटिटी ही बहुत कम है, तो ये किस में जाएगा? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। तो एक बात समझो, आज़ादी के बाद हमने प्रयास किया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे आए और लगे, है ना, बड़े बड़े एमएनसीज आए। अब ये एमएनसीज आए, इन्होंने बड़ा बड़ा कारखाना बैठाया। बात समझे? एज फॉर एग्जाम्पल आपने नोएडा का नाम सुना होगा। ये गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में ये एक सिटी पड़ता है, याद रखना।
गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में, गौतम बुद्ध नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, बात समझे, यूपी का। वहाँ यूपी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट में, और वहाँ पे एक सिटी पड़ती है, इसका नाम क्या है, नोएडा। फुल फॉर्म होता है इसका न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बात समझ रहे हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या लगे हैं, इंडस्ट्रीज लगे हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या लगे हैं, इंडस्ट्रीज लगे हैं। तो इंडस्ट्रीज, एक बात बताओ, पानी का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे रॉ मटेरियल बनाने के लिए? इंडस्ट्रीज चलते किस पे हैं, पावर जनरेशन के लिए भी किस पर निर्भर है, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं पानी का यूज है, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या चीज का यूज है, पानी का यूज है। तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का डिपेंडेंसी है किस पर, पानी पर। एक बात बताओ, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग आएंगे नहीं आएंगे? लोग आएंगे तो क्या मतलब, बिहार से अगर कोई आदमी आ रहा है तो दिल्ली बिहार से उत्तर प्रदेश जाएगा आएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। वहीं जाके बस जाएंगे। वहीं जाके जब बसेंगे तो उन इलाकों में क्या चीज का निर्माण होगा, शहरों का निर्माण होगा। यानी उन इलाकों का क्या हो जाएगा बाबू, शहरीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शहरीकरण। एंड दैट शहरीकरण इज नोन एज व्हाट, अर्बनाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से ही कहीं ना कहीं क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन होगा तो कई सारे शहरी केंद्र हमें नजर आएंगे, जिनकी आबादी बड़ी होती है, बहुत घनी आबादी होती है, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। और अर्बन लाइफ स्टाइल्स जानते ही हैं कैसा होता है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो इन्होंने ना पानी की, कहने का मतलब है पानी को बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया, पानी का इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, इस्तेमाल किया है। जो हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह होते हैं वो बैठ गए हैं, और उन्होंने अपना खुद का ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस, सबमर्सिबल बड़े बड़े लगा लिए हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हो रखी हैं, समझ आ रहा है? तो पानी की कमी हो रखी है, और वाटर स्कार्सिटी का एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। इसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में आपको समझ आया क्या कारण है, क्यों क्वांटिटी कम हो रहा है पानी का? बिकॉज बढ़ती आबादी। पहला रीजन क्या है इसका, बढ़ती आबादी, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्या बोल रहे हैं, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन ने पानी का डिमांड को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। पानी पीने के लिए चाहिए। एक बात बताओ, पानी दे देंगे पॉपुलेशन को, काम चल जाएगा? नहीं ना। अनाज भी चाहिए जीने के लिए। तो जो ये अनाज है, इसको उगाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन। आप क्या बरसात पर डिपेंडेंट रह सकते हैं कि नहीं बरसात होएगी अनाज हो जाएगा, रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आप किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, इरिगेशन पे। तो इरिगेशन याद रखना सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है पानी को। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर कौन है, इरिगेशन है। बात समझ रहे हैं? और इंडस्ट्रीज में भी क्या जरूरत होता है, पानी का जरूरत होता है। दफा हो जाओ। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? तो पानी की क्वांटिटेटिव कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि भैया बढ़ती आबादी ने वाटर रिसोर्सेज पर प्रेशर क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इन पर वाटर रिसोर्सेज पर बाबू स्ट्रेस क्या हो गया है, बढ़ गया है। वाटर रिसोर्सेज पर स्ट्रेस क्या हो गया है, बढ़ गया है। मौजूदा पानी के संसाधन हैं उन पर तनाव काफी ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। और कहने का मतलब है कि पानी की क्या हो गई है बाबू, कमी हो गई है। पानी की क्या हो गई है, कमी हो गई है। बढ़ती आबादी को सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं चाहिए, खाना भी चाहिए। खाना उगाने के लिए एग्रीकल्चर करना पड़ता है। और एग्रीकल्चर में आजकल ड्राई सीजन एग्रीकल्चर होता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि किसान इंतजार करेगा कि हे देवता पानी बरसा दो। बात समझ आ रहा है? वो जमाना नहीं रहा। अब किसान को क्या करना पड़ता है, समय से पानी पटाना पड़ता है, इसके लिए इरिगेशन करना पड़ता है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया है? तो पानी का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या हो रहा है बाबू, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और इस एक्सप्लॉयटेशन के कारण से जो एक्वीफर्स है, एक्वीफर्स समझ आया, जमीन के अंदर मौजूद पानी जो बेडरॉक लेयर के ऊपर है, वो क्या हो रहा है, काफी ज्यादा वहां से पानी क्या कर रहे हैं आप, निकाल रहे हैं। तो काफी ज्यादा अगर आप वहां से पानी निकालेंगे तो आप एक बात बताइए, ग्राउंड वाटर लेवल आपका क्या होता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। यानी एक्वीफर्स में पानी अब क्या होगा, कम होगा। और एक्वीफर्स का ही पानी होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। आज भी कई घरों में एक्वीफर्स से जो पानी निकलता है उसको डायरेक्टली पानी पीने के लिए कंज्यूम किया जाता है। कई घर ऐसे वाटर प्योरीफायर नहीं लगा के रखते हैं, इंक्लूडिंग मी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो आप समझिए, अगर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाता जाएगा तो कितना दिक्कत वाली बात होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आपको समझ आया क्या है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में पहला क्या है ना मेरे प्यारे भाई, कि लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा क्या बात हम बोले, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा क्या बात बोले, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? सारी चीजें आपस में रिलेटेड है, सारी चीजें आपस में क्या है, रिलेटेड है। बस पॉइंट्स बना के हम आंसर लिखते हैं इसका अलग अलग। अब आइए क्वालिटी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि किसी जगह के पास पर्याप्त मात्रा में पानी हो, कई सारी नदियां हो, कई सारी चीज लेक्स हो, लेकिन फिर भी वहां पे लोग पानी की कमी फेस करें, ऐसा संभव है क्या, है? तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे?
इसके पीछे सीधा सीधा यही कारण है कि उस जगह पर पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, यानी उस जगह पर पानी कैसी क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का है। कैसी क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का है। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो पानी जो बैड क्वालिटी का हो जाता है तो क्यों हो जाता है? देखो, घरों से, उद्योगों से जो कचरे निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, पेस्टिसाइड्स निकलता है, फर्टिलाइजर्स जो घर, कहने का मतलब है खेतों वगैरह से निकलता है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? कहने का मतलब है आप जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं कहाँ, एग्रीकल्चर में, वो सारा कल के दिन कहाँ जाएगा, वाटर रिसोर्स में। वो सारा कल के दिन किस में शामिल हो जाएगा, वाटर रिसोर्स में। और कितना हार्मफुल हो जाएगा पानी इंसान के इस्तेमाल करने के लिए। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो देखो जरा इस स्लाइड को जरा ध्यान से। वाटर क्वालिटी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है बाबू, डिग्रेड हो रहा है। वाटर क्वालिटी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। पानी की गुणवत्ता बहुत ज्यादा क्या हो रही है, खराब हो रही है। पानी प्रदूषित हो रहा है। देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्री से क्या क्या निकल सकता है, केमिकल, हेवी मेटल और बाकी भी प्रदूषककारी तत्व जो फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, ये पानी को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यानी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जानवरों वगैरह का जो वेस्ट है, ये वाटर बॉडीज में डायरेक्टली इंटर हो रहा है। नाला का पानी सीधा सीधा घड़ों में सीधा सीधा कहने का मतलब है कि नदियों में जा रहा है, बिना ट्रीटमेंट के, विदाउट ट्रीटमेंट के। प्रॉपर मैनेजमेंट हमने कर नहीं रखा है। बात समझे, नहीं समझे? प्लास्टिक कचरा जो है वो भी सीधा सीधा वाटर रिसोर्सेज में जा रहा है। तो इन सब चीजों के कारण से पानी की क्या खराब हो रही है, क्वालिटी। तो पानी है, दिख रहा है कि बहुत सारा पानी है, लेकिन पानी यूज लायक नहीं है। दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। व्हाट इज दैट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है? समझ गए ना? तो आपने ना ठीक तरीके से वाटर रिसोर्सेज को मैनेज नहीं किया, बहुत ज्यादा उसको बर्बाद किया है। इससे आपका रिसोर्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगी, इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगी। ना ही सिर्फ इसका दुष्प्रभाव मानवों को झेलना पड़ेगा, बल्कि जल जीवन पे आधारित जितने भी हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा बेटा, उस सबको इन चीजों को झेलना, इन चीजों का दुष्प्रभाव को क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अच्छा, मेरा बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो पानी है अवेलेबल, लेकिन फिर भी वाटर स्कार्सिटी है। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि पानी अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है। दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, अब जरा एक फिगर्स पे ध्यान दो, ये एनसीईआरटी से ही लिए गए फिगर्स हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है हर जगह पानी है, लेकिन एक बूंद पीने का पानी नहीं है। तो आप देखो, ये सरफेस वाटर है, ये कौन सा वाटर है, सरफेस वाटर है, लेकिन ये बाढ़ का पानी टाइप है, ये बाढ़ का पानी है। तो इसको कंज्यूम कर सकता है क्या ये बंदा? नहीं। तो ये बंदा यहाँ देख रहे हो, ये नलका से क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? ये कोलकाता का एक सीन है। बहुत बूंदाबांदी पड़ी है, बहुत बरसात होने के बाद एक लड़का क्या कर रहा है, कोलकाता में पानी कलेक्ट कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, तो दिखाया गया है कि देखो कितना लाइफ इन द सिटी एंड इट्स एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट। भैया, मूसलाधार जो बरसात हुई है रात भर, इसके कारण से शहर जीवन और आजू बाजू जिलों का जीवन कितना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बात समझे, 180 मिलीमीटर की बरसात हुई है और ये पूरा पानी भर गया है इन इलाकों में। बात समझ रहे, ट्रैफिक वगैरह सारे डिसरूट हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कौन सा, ये बच्चा इसलिए इस पानी को भर रहा है बिकॉज ये आजू बाजू का पानी नहीं पी सकता है, वो साफ नहीं है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे देखो एक कश्मीरी अर्थक्वेक, ये देख रहे हो, ये पानी है अपने पास, ये समझ आ रहा है इन फोटोज को देख के, पानी काफी सारा है। बट यूजेबल वाटर का क्या है, कमी है। हमें क्या चाहिए, यूजेबल वाटर चाहिए जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। नाला का पानी हम नहीं पचा सकते हैं। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? समुद्र का पानी हम नहीं पचा सकते। वो आप कहोगे कि सर हम समुद्र का पानी को प्यूरिफाई कर लेंगे ना, तो भैया वो इकोनॉमिकली वायबल भी तो होना चाहिए। ऐसे तो हम लोग बहुत चीज कर लेंगे, है कि नहीं है? ऐसे तो हम लोग जो कोयला इतना जलाते हैं बिजली के उत्पादन के लिए, सारा सारा लोग सोलर बोर्ड लगा लेते हैं। क्या है, सोलर बोर्ड लगाने का औकात नहीं है ना अपने। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? उधर इन्वर्टर वगैरह लगेगा, सोलर लगेगा, फिर से उधर इतना सारा सिस्टम लगाना पड़ेगा, फिर से कभी अगर सोलर काम नहीं किया तो उसका अल्टरनेटिव भी चाहिए। इसलिए करके अपने लोग क्या रह रहे हैं, अपने लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पर ही क्या है, पूरी तरह से निर्धारित है। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? समुद्र के पानी को इतने बड़े स्केल पर हम प्यूरिफाई कर पाए एंड कंज्यूमेबल बना पाए, ऐसा नहीं है हमारे पास टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है हमारे पास इकोनॉमी। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो यहाँ देखो, ये यहाँ पे एक जरूर से एक अच्छा लाइन है। इजराइल जैसे देश में 25 सेंटीमीटर की बरसात होती है, एनुअल रेनफॉल होता है, बट वहां पानी की कमी नहीं होती है, इंडिया में होती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या चीज का दिक्कत है, मैनेजमेंट का दिक्कत है। क्या चीज का दिक्कत है, मैनेजमेंट का। हम ना रेन वाटर को रोकते नहीं, रेन वाटर को हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं। बात समझे, नहीं समझे?
अगर आता है तो हम उसको बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। तो ये इंडिया में कुछ दिक्कत है, सरकारें भी काफी ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। बात समझ रहे हैं? तो वो सारी समस्याएं हैं। तो आपको समझ आया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, आपको वाटर स्कार्सिटी का समझ आया। अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? पानी की कमी। पानी की कमी का दो कारण, आपको दो, आपको एस्पेक्ट एस्पेक्ट यानी का दो संदर्भ आपको समझ आया। एक क्वालिटी में भी पानी कम हो सकता है, एक क्वांटिटी में पानी कम हो सकता है। ठीक है, तो वो दोनों आपको समझ आ गया है। तो देखो, सरकार ने एक मिशन लेकर के आई, जल जीवन मिशन। कौन सा मिशन लेकर के आई? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का मकसद था कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता को हम बेहतर बनाएं, और उनका जो मतलब कह लीजिए कि वो अच्छे से जीवन क्या कर पाए, वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग बिता पाए। जल जीवन मिशन का मकसद था कि हर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को, कहने का मतलब है कि पीने का जो साफ पानी है पाइप के माध्यम से, एक इंसान को एक दिन में 55 लीटर का पानी क्या किया जा पाए, मुहैया करवाया जा पाए। और ये काम एक दो दिन नहीं, लॉन्ग टर्म बेसिस पर किया जा सके। कैसे? नल लगा करके, नल का सप्लाई दे करके। तो ये मकसद था, किसका मकसद था ये? जल जीवन मिशन का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल जीवन मिशन के तहत कितने लीटर पानी पर डे देने की बात हो रही है? 55 लीटर्स। किसको देने की बात हो रही है? रूरल हाउस होल्ड्स को। किसको देने की बात हो रही है? रूरल हाउस होल्ड्स को। तो आपको समझ आ रहा है कि पानी की पूरी तरह से क्या है, कमी है। हम लोगों को सारा टेक्निक क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। हम लोगों को कृषि में भी पानी को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। हम लोगों को सिंचाई करने की व्यवस्था को भी क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? हम लोगों को सिंचाई करने के लिए कौन सी टेक्निक्स का यूज करना चाहिए? ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। कौन सी टेक्निक्स का यूज करना चाहिए? ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स कहता है कि जहां लो रेनफॉल वाले एरिया है, वहां पे कैसे फार्मिंग करवाया जाए, वो बताता है ये। बात समझ रहे हैं? ड्राई फार्मिंग टेक्निक का कहना है कि आप ना ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप उगाओ। आप ना व्हीट, बार्ली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसे ऐसे क्रॉप्स उगाओ जिनको कम पानी चाहिए। जिनको कैसा पानी चाहिए? कम पानी। जिन एरिया में बरसात कम होता है, उन एरिया में आप इन इन चीजों की क्या करो? खेती करो। मिलेट्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। और आप ना अगर इरिगेशन का हम बात करते हैं, तो इरिगेशन के लिए देखो, पहले अभी क्या है ना कि इरिगेशन में सीधा लोग मतलब खेत में पानी एक बड़ा सा पाइप रखते हैं और बाढ़ ला देते हैं। तो दैट इज नॉट गुड। बात समझ रहे हैं? आपको कौन सा इरिगेशन ट्राई करना चाहिए? ड्रिप इरिगेशन ट्राई करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन में पाइपों का एक जाल बिछाया जाता है खेत में, और हर एक पाइप में कहीं कहीं पे छेद। मान लो ये यहाँ प्लांट है, तो यहाँ पाइप में क्या है? छेद है। और ये प्लांट के सीधा जड़ में क्या होगा? पानी जाएगा। तो जड़ को पानी चाहिए ना, पूरा प्लांट को पानी पहुंचा के क्या करेंगे आप? बात समझे नहीं समझे? हम लोग साइंस पढ़े हैं, पानी कहाँ से प्लांट लेता है? जड़ से लेता है। बात समझे? वो लीफ के पास जा करके आप उसको बोलोगे कि नहीं पी लो पी लो, नहीं पिएगा। आज समझ रहे? नहीं समझ रहे? वो जड़ से पानी पीता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो हमें ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को क्या करना चाहिए? अभी समय की आवश्यकता है कि हम कौन से टेक्निक्स को फॉलो करें? ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को हम फॉलो करें। ठीक है। तो अब ध्यान देना, एक और योजना के बारे में आपको किताब पढ़ा रहा है, इसका नाम है अटल भूजल योजना। क्या नाम है इसका? अटल भूजल योजना। अटल जल योजना करके इसको बुलाया जाता है। तो अटल भूजल योजना के तहत बात हुई है कि लोगों के बिहेवियर में क्या लाना है? चेंज लाना है। कहाँ चेंज लाना है? लोगों के बिहेवियर में, कम्युनिटी के बिहेवियर में क्या लाना है? चेंज लाना है। अटल भूजल योजना बात करता है कि देखो, पानी का संसाधन आपका है, तो उसको बचाने के लिए एफर्ट्स कौन लगाएगा? आप। कौन लगाएगा? आप। बात समझे नहीं समझे? आप अपने बिहेवियर में चेंज लाइए। आप जो सिर्फ खपत कर रहे हैं ना, आपका जो अभी जो एटीट्यूड है वो कैसा है? खपत करने का है। आप बस पानी को क्या कर रहे हो? खर्चा कर रहे हो। तो इससे एटीट्यूड को अपने चेंज करो और कहाँ लेके जाओ? कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट पे। कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट पे। आप ना पानी का संरक्षण करो। आप पानी को क्या करो? कुल मिला के बचाओ। पानी को क्या करो बेटा? बचाओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो इसको, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ किया गया है? वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में। यानी अगेन जहां पे पानी की क्या है? थोड़ी कमी है। याद रखना, 8,220 ग्राम पंचायत, जो 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स या तालुक्स के हैं, 80 जिलों के, 7 राज्यों के, वहां पे इसको क्या किया गया है? इम्प्लीमेंट करवाया गया है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। इन जगहों के 80 जिलों में
80 जिलों के 229 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स के 8220 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत में इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। बात समझ रहे हैं? इसमें क्या बात हुई है, इसमें बात हुई है कि ना कम्युनिटी को जगाया जाए, कम्युनिटी को क्या किया जाए, जगाया जाए कि वो खुद ही क्या करे, कुछ ऐसा स्टेप ले जिससे क्या हो, पानी बचाया जा सके। बात समझ रहे हैं? इरिगेशन वैसे हो कि भैया कहने का मतलब है कि इरिगेशन भी हो जाए और पानी भी बर्बाद ना हो। यहाँ देख रहे हो चैनल से यहाँ बैठाए गए हैं, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तो ये कुछ ऐसे चीजें, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है, समझ आ रहा है ना। चलो ठीक है। अब किसान अगर पानी का खपत थोड़ा कम होगा तो किसानों का भी इनकम बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी, ग्राउंड वाटर भी मेंटेन हो पाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल बार बार डिप्लीट नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। तो यहाँ पे बात समझ आ गया, ये अटल भूजल योजना का मेन ऑब्जेक्टिव समझ आया क्या है, बिहेवियरल चेंज लाना, बिहेवियरल चेंज लाना। क्या चीज में बिहेवियरल चेंज लाना, कम्युनिटी के कम्युनिटी के बिहेवियर में क्या लाना, चेंज लाना। अभी जो कंजम्पशन का एटीट्यूड है वो बदल जाए, किसमें, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में। बात समझ आ रहा है? देखो जल संसाधन आपका है तो इसको बचाने के लिए आवाज या फिर इसको बचाने के लिए उपाय कौन करेगा, आप करेंगे, ये बात यहाँ पे हुई है। बात समझ आ रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ताकि ग्राउंड वाटर को क्या किया जा सके, सही रूप से मैनेज किया जा सके, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको समझ आ गया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आ गया है ना। चलो ठीक है। अब एक बात यहाँ पे देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं। Based on the information given below, classify each of the situations as suffering from water scarcity or not suffering from water scarcity। चलो ध्यान देना, एक ऐसा रीजन है जहां बहुत हाई एनुअल रेनफॉल है, उस जगह पे पानी की कमी होगी। अगर हाई एनुअल रेनफॉल है तो उस जगह पे पानी की कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी ना। अरे एनुअल रेनफॉल यानी वार्षिक बरसात ज्यादा है तो उस जगह पे पानी की कमी होगी क्या, नहीं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। एक ऐसा जगह है जहां एनुअल रेनफॉल तो ज्यादा है लेकिन आबादी भी ज्यादा है, एनुअल रेनफॉल ज्यादा है लेकिन आबादी भी ज्यादा है, तो हो सकता है कि उस जगह पर क्या हो, पानी की कमी हो, उस जगह पर क्या हो बाबू, पानी की कमी हो। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसे जगह पे पानी की कमी होगी। ऐसा जगह है जहाँ एनुअल रेनफॉल ज्यादा है लेकिन पानी गंदा है, तो वहां पे भी पानी की कमी होगी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी फेस करेंगे वहां पे लोग। ऐसा जगह है जहाँ पानी कम है और पॉपुलेशन भी कम है, तो पानी कम है पॉपुलेशन भी कम है तो नहीं होगी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, समझ आ गया है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे कि एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो इसका आंसर क्या चीज के संदर्भ में दोगे बताओ ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, किसके संदर्भ में दोगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पानी रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ना। पानी की इस कमी क्या होती है, क्या होते हैं इसके कारण, पानी की कमी क्या होती है। वाटर स्कार्सिटी कैन बी डिफाइंड एज ए सिचुएशन when people suffer from quantitative aspect of water scarcity और qualitative aspect of water scarcity। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर आप इस तरह से भी और इस तरह से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बढ़े आगे, समझ आ रहा है यहाँ तक, तो तुमको वाटर स्कार्सिटी समझ आ गया नहीं आ गया, वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी, ठीक है। और वाटर स्कार्सिटी, देखो स्कार्सिटी है तो क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो क्या ये मैनेजमेंट हम लोग आज कर रहे हैं या बहुत पुराने समय से लोग करते आ रहे थे, करते आ रहे थे लोग बहुत पुराने समय से क्या करते आ रहे थे, ये वाटर मैनेजमेंट करते आ रहे थे। करीबन फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात है। देखो फर्स्ट सेंचुरी एडी का मतलब है कि अभी जैसे 2025 चल रहा है, कभी वन साल भी आया होगा, एक नंबर का साल, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो 1 से 100 एडी तक का हम बात कर रहे हैं। उसके बीच एक जगह है श्रृंगवेरपुर, क्या नाम है, श्रृंगवेरपुर, यह इलाहाबाद में पड़ता था, अब तो इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। वहां पे ना लोगों ने क्या बना रखा था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा था। जो गंगा नदी का पानी आता था उसको ये लोग इकट्ठा कर लेते थे एक जगह पे, जिससे ये लोग इरिगेशन वगैरह में इनको मदद मिलता था। इरिगेशन वगैरह में इनको क्या मिलता था बाबू, मदद मिलता था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। 14वीं शताब्दी में एक जगह था, दिल्ली में पड़ता है ये, सिरी फोर्ट का इलाका, सिरी फोर्ट के इलाके में
हौज खास नामक एक टैंक बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक टैंक। ये बहुत बड़ा सा लेक है, इसको हौज खास लेक झील बोलते हैं वहां पे। बात समझ रहे हो? यहाँ पे पानी को क्या किया जाता था? इकट्ठा किया जाता। हाँ। और इसी पानी का यूज किया जाता था फॉर व्हाट पर्पसेस? इरिगेशन वगैरह करने के लिए। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, इसका बनवाने का प्रक्रिया शुरू कौन कर रहा है? अपना शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन शुरू कर रहा है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भारत एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, प्राचीन भारत यानी वो भारत जो बाबू 800 एडी से पहले का भारत है। जो कब से पहले का भारत है? 800 एडी। जैसे भी 2025 चल रहा है, कभी तो दो 800 भी आया होगा, कभी तो कौन सा साल आया होगा? 800 भी आया होगा। तो उस समय का जो भारत है, उस दौरान ये सारे स्ट्रक्चर क्या किए गए थे? आपको बनाए गए। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ आ रहा है ना? चलो ठीक है। अच्छा, हौज खास वाला जो टैंक है वो जरा देख लो तुम। देखो, ये हौज खास वाला टैंक है, ठीक है। ब्लॉग उठा के चिपकाया है। हौज खास का ऐसा ही कुछ क्या है, टैंक है। बात समझ गए हो? यहाँ जाओगे तो तुम घूम सकते हो, बर्ड्स एनिमल्स भी नजर आएंगे। श्रृंगवेरपुर वाला याद है ना? श्रृंगवेरपुर वाला यही है। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। चलिए चलिए। गया मतलब समझ रहे हो? ऐसा ऐसा वाटर टैंक हुआ करता था, ठीक है। अब गंगा नदी से पानी लाने के लिए एक नहर नहर का निर्माण कराया गया था। और नहर का पानी ऐसे ऐसे जगहों पे आता था। ये वाटर फिल्ट्रेशन टेक्निक है पूरा का पूरा। यहाँ देख रहे हो, यहाँ सेडिमेंटेशन होता था, इसके बाद ये पानी आगे आता था और इसमें इकट्ठा होता था। ठीक है। और भोपाल याद रखना, 11वीं सेंचुरी में भोपाल में सबसे ज्यादा लेक्स हुआ करते थे। भोपाल को आज भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये भोपाल के कुछ लेक्स हैं। बहुत सारे झील हैं भोपाल में। लेक समझ आता है ना क्या होता है? बहुत बड़ा वाला जो पोखर होता है ना, बहुत बड़ा वाला, जहाँ पानी घिरा हो चारों साइड से, उसको ये क्या बोलते हैं? लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक। बहुत बड़ा वाला पोखर सर दरभंगा में कोई नहीं, दरभंगा और भंगा में नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा इतना बड़ा होता है लेक, नजर आ रहा है? ये आइलैंड हो गया। ठीक है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, ये इतने ही नहीं, और भी स्ट्रक्चर्स थे जो बनाए गए थे एंशियंट इंडिया में। ये तीन स्ट्रक्चर के बारे में याद रहेगा। फर्स्ट सेंचुरी एडी में कौन बनाया गया था? श्रृंगावेड़पुरा। श्रृंगावेड़पुर कहने का मतलब है प्रयागराज में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यह किस नदी के बनाया गया था? रिवर गंगा पे। यह किस नदी पे बनाया गया है? रिवर गंगा। किस नदी के आजू बाजू बनाया गया था? रिवर गंगा के आजू बाजू। 11वीं सेंचुरी वाला भोपाल वाला याद रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़े मानव के द्वारा निर्मित लेक्स हुआ करते थे। बात समझ रहे हैं? 14वीं शताब्दी में हौज खास के बारे में याद रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा था मौर्य डायनेस्टी का, उसके दौरान भी, उसके शासनकाल के दौरान भी कई सारे बांध बनाए गए थे, कई सारी झीलें क्या की गई थी बाबू? बनाई गई थी। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है? और भी कई सारे इरिगेशन के लिए कई सारे आपको काम किए गए थे। कहाँ कहाँ पे? कलिंग में। कलिंग कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। नागार्जुना कोंडा में। नागार्जुना कोंडा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। बेनर में। बेनर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कोल्हापुर में। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में।
तो इन जगहों पे क्या किए गए थे, कई सारे आपको स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात समझो, डैम्स पुराने समय में बनाए जाते थे तो क्यों बनाए जाते थे? नदी के पानी को इकट्ठा करने के लिए, नदी के पानी को इकट्ठा करने के लिए, या फिर रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए, जिसको कि बाद में क्या किया जा सकता था, खेतों में सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता था, खेतों में सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता था। क्या आज डैम्स बनाए जाते हैं? अभी डैम्स बनाए जाते हैं? नहीं बनाए जाते हैं। अभी भी तो बांध बनता है ना। तो अभी बांध बनाने का मकसद हमारा क्या हो गया है, थोड़ा वाइडन हो गया है। अब हम सिर्फ बांध सिंचाई वगैरह के लिए नहीं बनाते हैं, अभी हम और भी बहुत सारे चीज के लिए क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। तो आज जो हम इतने सारे पर्पसेस के लिए डैम बनाते हैं तो हम उसको क्या बुलाएंगे, मल्टीपर्पज डैम्स। क्या बुलाएंगे? मल्टीपर्पज डैम्स, या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। क्या बुलाएंगे? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम डाले हैं, वाई आर डैम्स बिल्ट इन प्रेजेंट टाइम्स। तो आज के समय में डैम्स क्यों बनाते हो आप? आज के समय में सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के लिए डैम नहीं बनता है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डैम बनता है। पहला काम किस लिए बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दूसरा किसके लिए बनता है बाबू, घरों में और इंडस्ट्रीज में पानी पहुंचाने के लिए भी डैम्स बनाते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए भी डैम बनाते हैं आप। मौज मस्ती के लिए भी आप डैम बनाते हैं। बात समझ आ रही है? एक जगह से दूसरे जगह जाना है उसके लिए भी पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं आप डैम का। डैम बनाते हैं, कई सारे नहर वगैरह कैनल्स वगैरह बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? और फिश आप पकड़ पाए, मतलब फिश आप ऐसा जगह जहाँ पे फिश आकर के इकट्ठा रहे और अपनी जनसंख्या बढ़ाए, वैसा जगह पे जाएं और आप फिश पकड़ सके, उसके लिए भी आप क्या कर सके, डैम बनाते हैं। तो आजकल जो डैम बनते हैं वो कई सारे पर्पस के लिए बनते हैं, तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। क्या बुलाएंगे, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। बात समझ आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है? तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स आजकल हम लोग क्या करते हैं बाबू, करते हैं। बात समझ रहे हैं? और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। यानी पानी से जुड़े संसाधनों का साथ में, पानी से जुड़े संसाधनों को साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग, मैनेज भी कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? है नहीं ना? चलो ठीक। अब समझना एक बात ध्यान से, ये डैम्स आपको समझ आ गया है सारा चीज, ठीक है? देखो जवाहरलाल नेहरू ने ना डैम्स को ना टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बुलाया था। क्या बुलाया था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों बुलाया था? क्योंकि उनका कहना था कि डैम जो बन रहा है ना, इसके कारण से अपना एग्रीकल्चर क्या होगा, ग्रो करेगा। एग्रीकल्चर में विकास आएगा, नहीं आएगा? आएगा। गांव की एग्रीकल्चर में विकास आएगा तो भैया किसान ज्यादा ज्यादा पैसा कमाएगा। किसान ज्यादा पैसा कमाएगा तो गांव की अर्थव्यवस्था क्या होगी, बेहतर होगी। अब और उसके साथ साथ डैम बन रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी तो जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी तो जनरेट कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो इससे शहरों की इकोनॉमी भी क्या होगी, बेहतर होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को पावर मिलेगा रन करने के लिए, और वो पावर का वो यूज करे, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा रन करने के लिए, और वो पावर का यूज करेंगे, वो आगे जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा होगा, अर्बनाइजेशन भी होगा। बात समझे? जो अंग्रेज लोग कभी हम लोगों को गुलाम बनाया था कंपनी के बलबूते पर, बात समझ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बलबूते पे, हम लोग अब ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा क्या कर देंगे, मजबूत कर देंगे। अपने जो हैंडीकैप्ड कॉलोनियल पास्ट है उससे हम क्या पालेंगे, निजात पालेंगे, इन डैम्स के माध्यम से। ये कहना था हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब सवाल आता है डैम होता क्या है। डैम ना एक बैरियर है। डैम क्या है, एक बैरियर है जो पानी को रोकता है, जो पानी को क्या करता है, पहला रोकता है, दूसरा पानी को दिशा दिखाता है, पानी को दिशा देता है। दिशा देने का मतलब है कि पानी इधर से आ रहा है, थोड़ा इधर मोड़ दिए। बात समझ रहे हैं, इधर साइड डैम बना करके, ठीक है। या पानी के स्पीड को कम करता है, या फिर पानी के वेलोसिटी को क्या करता है, कम करता है। ये सारा काम कौन करता है, डैम। ये सारा काम कौन करता है, डैम। जब हम बाबू डैम का बात करते हैं ना तो हम पूरा बांध वाले इलाके का बात कर रहे होते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर का ही बात नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर का ही बात नहीं कर रहे होते हैं। कोई इशू नहीं है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? और डैम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डैम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कितने आधार पे, कितने आधार पे? अब समझो डैम क्या होता है पहले। एक मिनट रुक जाओ। हेलो। हेलो। तो डैम्स को ना हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, अच्छा डैम्स को क्लासिफाई करेंगे क्या क्या आधार पे, पहला क्या है ना, स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज्ड क्या है, स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज्ड क्या है। मटेरियल अगर लकड़ी यूज कर रहे हो तो कैसा डैम है, टिम्बर डैम है। कैसा डैम है, टिम्बर डैम है। अगर तुम किनारे में बना रहे हो तो कैसा डैम है, एम्बैंकमेंट डैम है। कैसा डैम है, एम्बैंकमेंट डैम है।
मटेरियल अगर तुम मोर्टार यूज कर रहे हो, पूरा घोला नहीं होता है सीमेंट बालू गिट्टी का। हेलो। हाँ तेजस बोलिए। 4 बजे से नहीं है, 3 बजे से है। हाँ आइए ना आप इधर, हम बता रहे हैं। अब देखते हैं मैम, हमारा तो प्रयास है ही बेसिकली। हाँ हाँ, अच्छा मैं आपसे अभी थोड़ा, मैं क्लास में हूँ तो अभी मैं आपसे बात कर नहीं पाऊंगा। आज आप एक बार 3 बजे भेज दीजिए, मैं फिर आगे मैं आपको कॉल कर रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके। तो डैम्स को ना हम स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज किया, समझिए ध्यान से। स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज के आधार पे कितने प्रकार के हमारे डैम्स हो गए? तीन। पहला कौन हो गया? टिम्बर। दूसरा कौन हो गया? एम्बैंकमेंट डैम्स। तीसरा कौन हो गया? मैसनरी डैम्स। तीसरा कौन हो गया? मैसनरी डैम्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इंटेंडेड पर्पस, इंटेंडेड पर्पस कहने का मतलब क्या है? कि डैम किस पर्पस के लिए बना रहे हो? डैम बनाने का पर्पस क्या है? डैम बनाने का पर्पस तुमको बाढ़ रोकना है। अब एक बात बताओ, हम गांव देहात में जो धारा है यानी स्ट्रीम है, उसके चारों बगल छोटा मोटा डैम बना रहे हैं, तो मेरा मकसद क्या है डैम बनाने का? पावर जनरेट करना? नहीं, क्या चीज से रोकना? फ्लड कंट्रोल करना। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो वो फ्लड कंट्रोल डैम है। बात समझ पा रहे हैं ना? इंटेंडेड पर्पस के आधार पे भी कई प्रकार के डैम हो जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है क्या? नहीं, नहीं पढ़ना। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि इंटरनेट पर्पस के आधार पे बहुत सारे जो डैम्स होते हैं, तो अलग अलग पर्पस हो सकता है। जैसे किसी डैम का पर्पस हो सकता है पावर जनरेशन, किसी डैम का पर्पस हो सकता है फ्लड कंट्रोल, किसी डैम का पर्पस हो सकता है रिक्रिएशन, किसी डैम का पर्पस हो सकता है नेविगेशन। तो ये सारे पर्पस हो सकते हैं बाबू। अच्छा, डैम्स को हाइट के आधार पे 4 भाग में क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सा? लार्ज डैम्स, लो डैम्स, मीडियम डैम्स और हाई डैम्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है? तो ये सारा डैम का क्या हो गया बाबू? क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलो, अब ना डैम बनाने का तुमको एडवांटेज समझ आया क्या क्या है? पहला, ये क्या चीज से रोकेगा तुम्हें? फ्लड कंट्रोल। दूसरा, तुम्हें क्या देगा? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक वाटर ट्रांसपोर्ट का माध्यम दे देगा तुम्हें। फिर तीसरा क्या चीज से रोकेगा? सप्लाई। वाटर का सप्लाई दे देगा, सॉरी, वाटर का क्या दे देगा? ये सप्लाई दे देगा उन रीजन्स में जहां पहले वाटर का सप्लाई नहीं था। फिर ये क्या दे देगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या दे देगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और फिर रिक्रिएशन, और फिर रिक्रिएशन। इरिगेशन भी आप कर सकते हो। इरिगेशन भी आप क्या कर सकते हो? डैम के माध्यम से कर सकते हो। अच्छा, डिसएडवांटेज भी है क्या? बहुत सारा डिसएडवांटेज है। बट थोड़ा सा पहले इधर आ जाओ और कुछ डैम्स के बारे में देख लो। देखो, दामोदर नदी पे 5 डैम्स बने हैं। कितने डैम्स बने हैं? 5। कौन कौन से? कुनार, मैथन, पंचेत, तिलैया और दामोदर। और कौन सा? दामोदर। ये 5 डैम कौन सी नदी पे बने हैं? दामोदर नदी पे। कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाखड़ा नंगल जो डैम है, ये भारत का हाईएस्ट डैम है। ये कहाँ पे बन रखा है? सतलुज नदी पे। बात समझ गए? कौन से राज्य में पड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हीराकुद डैम कहाँ पे बन रखा है? कौन सी नदी पे? महानदी नदी पे। और ओडिशा राज्य में पड़ता है। कोयना डैम कहाँ पे बन रखा है? कृष्णा नदी पे। और ये कहाँ पे पड़ रहा है बाबू? महाराष्ट्र में। कहाँ पे पड़ रहा है? महाराष्ट्र में। ये जो डैम है ना, कोयना डैम, इस कारण से एक विवाद भी है। आपने पढ़ा होगा कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट के बारे में। पढ़ा है? जो 1969 में शुरू हुआ था। वो कौन से डैम को लेकर के शुरू हुआ था? कोयना डैम को लेकर के। कौन सा डैम को लेकर के शुरू हुआ था? कोयना डैम को लेकर के। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? महाराष्ट्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और सॉरी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक, 4 सरकारों के बीच का यह विवाद है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? चलो इधर आगे आओ। मेट्रो डैम, मेट्रो डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है? कावेरी। और कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। ठीक है। नागार्जुन सागर डैम कौन सी नदी पे बन रखा है? कृष्णा। कौन से राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। पेरियार डैम कौन सी नदी पे बन रखा है? पेरियार। और कौन से राज्य में? केरला। प्रवारा डैम, प्रवारा नदी पे बन रखा है, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। रिहान डैम कौन सी नदी पे बन रखा है बाबू? सोन नदी। और कहाँ पर रहा है? उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर डैम, सलाल, एक बात, सलाल डैम भी याद रखना, कौन सी नदी पे बन रखा है? चिनाब नदी। कहाँ पर रहा है? जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी, गुजरात में। ये पता ही है। 1.210 किलोमीटर लंबा ये डैम है। बात समझ रहे हैं? और इसका फायदा 4 राज्यों को पहुंचता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगला है तेहरी बांध। तेहरी बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? गंगा नदी।
और कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला डैम है तिलैया डैम। कौन सी नदी पे बना हुआ है? दामोदर, बता ही दिए थे। तुंगभद्र डैम कौन सी नदी पे बन रखा है? तुंगभद्र नदी पे, और कौन से राज्य में पड़ रहा है? आंध्र प्रदेश। तो ये तुम्हारे बुक में ऑलरेडी क्या है कि दिया हुआ है ये पिक्चर, तुम इसको देख सकते हो। ठीक है। ऐसे यहाँ तुमको सामने नजर आ रहा होगा एक क्वेश्चन, तो एग्जाम में मैप पॉइंटिंग में कुछ इसी तरह से तुम्हारे पास में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसको मैप पॉइंटिंग करना रहेगा तुम्हें। तो जहाँ ये इंडिया का ये वाला पोर्शन है, वहां पे तुम सलाल को पॉइंट करना, उसके इधर भाखड़ा नंगल फिर टेढ़ी आता है, उसको बाद में करवा देंगे। ठीक है, चंबल रिवर पे राणा प्रताप सागर डैम है, नर्मदा नदी पे इंदिरा सागर डैम है। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, और सरदार सरोवर डैम कहाँ है? गुजरात में है। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओडिशा में कौन सा डैम पड़ रहा है? हीराकुद डैम कौन सी नदी पे है? महानदी। ठीक है ना? तो ये सारा डैम वैम करा देंगे। ठीक है, कुछ बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जान लो। देखो, डैम्स आज के टाइम पे सिर्फ इरिगेशन के लिए बना रहे हो क्या? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हो, घरों में पानी पहुंचा रहे हो, इंडस्ट्रीज में पानी पहुंचा रहे हो, बाढ़ से रोक रहे हो, मौज मस्ती, सब चीज का क्या है? डैम साधन है। तो कुछ बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में 5 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का नाम याद रख लेना। पहला है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये कौन सी नदी पे बना रखे हैं? दामोदर नदी पे। कौन सी नदी पे बनाया हुआ है? दामोदर नदी पे। इसका फायदा झारखंड और वेस्ट बंगाल को प्राप्त होता है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का फायदा किन दो राज्यों को प्राप्त होता है? झारखंड और वेस्ट बंगाल। अगला डैम है बाबू भाखड़ा नंगल डैम, ये कौन सी नदी पे बन रखा है? सतलुज नदी पे बन रखा है। कौन सी नदी पे बन रखा है? सतलुज नदी पे बन रखा है। और इसका फायदा किन राज्यों को प्राप्त होता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। अगला जो डैम है वो है हीराकुद डैम। हीराकुद डैम कौन सी नदी पे बन रखा है? महानदी नदी पे बन रखा है। और इसके बेनिफिशियरी स्टेट कौन है बाबू? ओडिशा। इसका बेनिफिशियरी स्टेट कौन है? ओडिशा। कोसी बांध कौन सी नदी पे बन रखा है? कोसी नदी पे बन रखा है। और कोसी नदी का जो ये पानी है, ये राज्य किन राज्यों को, कहने का मतलब फायदा दे रहा है? बिहार और नेपाल को क्या कर रहा है बाबू? फायदा दे रहा है। चंबल वैली पर भी एक बांध बन रखा है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? इसका फायदा किसको किसको पहुंचता है? मध्य प्रदेश और राजस्थान को पहुंचता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो ये बांध के बारे में तुम्हें समझ आया। अब देखो, बांध के ना बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसके कारण से ना बहुत सारे, जिस पर्पस के लिए हमने बनाया था वो पर्पस फुल्ली फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं, जिसको हम लोग अब कल जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है।